यदि आप प्रगति पथ से कोई पेड कंटेंट लेना चाहते हैं, पथ पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हैं, जैसे बीएड एमसीक्यू की बुक लेना चाहते हैं, ये आपको दिख रही है, या फिर आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, या फिर बीएड के किसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा या कुछ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इस पर फोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे शिक्षा के मूल तत्व, फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन। तो ये पेपर 101 है, इससे पहले मैंने आपको पेपर 102 बता दिया है। ठीक है, ज्ञान पाठ्यक्रम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो 10-10 क्वेश्चन बता रहा हूँ। आपको अपने एग्जाम में 3 क्वेश्चन ओनली करने को आएंगे। ठीक है, पैटर्न एकदम क्लियर हो चुका है। 75% एंड 25% का रेशियो चल रहा है। बात समझ में आ गया? 75% में कितने नंबर आपको थियरी से आएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव से आएंगे? 60 नंबर थियरी से आएंगे जिसमें 40 एमसीक्यू होंगे। 1 एमसीक्यू 1.5 मार्क्स का होगा। इसके साथ साथ आपको 15 नंबर का आपको रिटन काम करना होगा, जिसमें आपको 5 नंबर के 3 क्वेश्चन करने होंगे जो कि क्या होंगे? लॉन्ग आंसर होंगे, जिसको हिंदी में लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ठीक है, और उसको लिखना कितने वर्ड्स में है? तो लॉन्ग आंसर को आपको 300 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं लिखना है, यानी 2 पेज खाली लिखना है। ठीक है, और हो सके तो आंसर ऐसे लिखना है कि आंसर लिखते टाइम खाली बुलेट पॉइंट आपको दिखाना है, यानी जितने डायमेंशन ऑफ एग्जामिनर को दिखा पाओ, अपने क्वेश्चन के कितने डायमेंशन हो सकते हैं आंसर में, वो दिखाने का प्रयास कीजिए। तो आइए हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पेपर कोड 101 जो शिक्षा के मूल तत्व है, यहाँ से कौन कौन से जो क्वेश्चन निकलने की बहुत ही ज़्यादा प्रबल संभावना है। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो ये इंग्लिश और हिंदी के दोनों बच्चे देख लें कि शिक्षा की अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन पूछा गया, मतलब आपको शिक्षा को केवल कंसेप्ट बताना है उसका। एक आध डेफिनेशन किसी वैज्ञानिक के लिख सकते हो, या जो शिक्षाविद हैं उनके लिख सकते हो, साइंटिस्ट तो नहीं कहेंगे, एजुकेशनिस्ट कहेंगे तो उनका लिख सकते हो। तो शिक्षा की अवधारणा का वर्णन करना है तो उनके कंसेप्ट बता दो, डेफिनेशन बताते हुए उसका वर्णन कर दो, यानी ये एक पेज में आप काम कर सकते हो पूरा। दूसरा जो बच्चों क्वेश्चन है, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा का वर्णन करना है। अब ये आपको टॉपिक बहुत ज़्यादा परेशान करता होगा। देखो, औपचारिक शिक्षा जो है, जैसे जो आप कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, स्कूल में जाते हो, प्राइमरी एजुकेशन है, मिडिल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, ये सभी क्या है? औपचारिक शिक्षा बोलते हैं इसको फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। ओके, और अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो क्या होती है? जैसे दूरस्थ शिक्षा हो गई, और जो मतलब जिसका कोई कॉलेज नहीं होता, मतलब आप घर पे बैठ के भी उसको डिग्री डिप्लोमा कर सकते हो, जैसे इग्नू है, एसओएल है, और तरह तरह की ओपन यूनिवर्सिटी हैं जिसको मुक्त विद्यालय बोलते हैं। तो वो मतलब एक उनका पैटर्न तो होता है, बट उनका कोई ये नहीं होता कि एकदम अनुशासन की तरह आपको डेली कॉलेज आना है, डेली अटेंडेंस लेना है। बात समझ रहे हो? तो ये चीज़ें वहाँ पे नहीं होती। तो ये फॉर्मल और जो है अनौपचारिक शिक्षा का एग्जाम्पल है। तो ऐसे बच्चे सारे देखते रहें कि फॉर्मल क्या होता है, नॉन फॉर्मल क्या होता है, फिर इनफॉर्मल क्या होता है, और इन दोनों के बीच में 5-5 अंतर बताने हैं। किन दोनों के बीच में? औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच में, फॉर्मल इनफॉर्मल के बीच में। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। उसके बाद कुछ बच्चे पूछेंगे सर एक निरौपचारिक शिक्षा होती है। तो ये जो निरौपचारिक शिक्षा होती है वो आपका परिवार हो गया, मतलब समुदाय हो गया, परिवार हो गया, समाज हो गया, ये सब निरौपचारिक शिक्षा में आते हैं। बात समझ गए? तो ये खाली कुल मिला के आपको समझना है। उसके बाद अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आने की बहुत ही ज़्यादा, देखो इन दोनों क्वेश्चन के आने की तो बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है। ये क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्टेड बताया है आपको, उम्मीद बताई है कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये अराइज होगा एग्जाम में। किसी राष्ट्र की उन्नति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि ये राष्ट्रवाद का क्वेश्चन है और ये शिक्षा से बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो इस पर आपको खाली टिप्पणी करना है, तो ये आप खुद बना के लिख सकते हो। इसमें कोई कंसेप्ट आपको लेने की जरूरत नहीं है, बस खाली इसमें चीज़ें लिखनी है कि कैसे आप किसी राष्ट्र को उन्नत बनाओगे। कल को आपको मान लो पीएम बना दूं मैं, या आप खुद बन जाओ मेहनत करके, तो कैसे किसी राष्ट्र को आगे बढ़ाओगे, ये आपको यहाँ पे खुद के व्यूज लिखने। हो सकता है वो ये भी पूछे कि आपके इसमें सुझाव क्या है। तो विद्यालय के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। ये जो विद्यालय के उद्देश्य हैं ये कुछ अलग से आ गया है, इसका नहीं है, तो ये अलग क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रख लेना। उसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये है कि प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति। ये क्वेश्चन एकदम रखा है एग्जाम में, लिख लो। प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है?
तो भैया अब आप टीचर ही तो बनने जा रहे हो, कल को प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ाओगे और आपको प्राइमरी एजुकेशन की दिशा और दशा, डायरेक्शन और ये सब नहीं पता होंगे तो आप उसको कैसे अच्छी तरह से चीज़ों को कैसे ले पाओगे। बात समझ रहे हो ना। तो प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है ये आपने पढ़ा भी होगा और आपको पता भी होगा कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे मिड डे मील वगैरह का कार्यक्रम चल रहा है बट वो उतने प्रभावी रूप से उसको लागू नहीं किया जा सकता है, या नहीं जा सकता तो है भाई, क्यों नहीं किया जा सकता, बट उसको लागू नहीं किया जाता। और दूसरी एक सबसे बड़ी चीज है जिसमें भ्रष्टाचार आ जाता है। बात समझ रहे हो, करप्शन आ जाता है गवर्नमेंट से पैसा आता है, बीच में खा जाते हैं। तो और उसके बाद में फिर ड्रॉप आउट का केस बढ़ रहा है, फिर बच्चों के जो है क्वालिटी एजुकेशन नहीं है वहाँ पे। तो ऐसे 3-4 ऐसे बुलेट पॉइंट निकाल के उनको बता दो कि ये प्रॉब्लम है और इसको इम्प्रूव कैसे करना है। कभी भी जब समस्याएं बताओ तो समाधान बिल्कुल बताना है। ऐसी समस्या जिसका कोई समाधान ना हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता। समस्याएं तो कोई भी गिना सकता है बट समाधान लिखना बहुत जरूरी है, इसलिए समाधान बच्चों लिख के आना। एग्जामिनर खुश हो जाता है कि हाँ बच्चे ने बताया है कि इसको कैसे किया जा सकता है। यदि इसको हम कल टीचर बनाते हैं तो ये करेगा। प्राथमिक शिक्षा के महत्व को और सार्थक रूप में कैसे सिद्ध किया जा सकता है, कृपया सुझाव दें। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके नैतिकता के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन के लिए भी जरूरी है, आपके भविष्य के लिए भी जरूरी है और आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें एग्जाम दिख रहा है, इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है क्योंकि हमारा काम ही वही काम करने जा रहे हैं हम। अधिगम संगठन के संगठनात्मक व्यवहार को बताओ। तो सीधा अधिगम कुछ ना समझो, इसमें कुछ मत समझो, खाली अधिगम लिख डालो। जितना कुछ पता है अधिगम के बारे में लिख डालो। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, जीवन में सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता। ये बात आप कान खोलकर सुन लो। कोई होल सिलेबस किसी भी एग्जाम का पढ़ के नहीं जाता मेरे प्यारे बच्चों। बस खाली इंटेलिजेंसी का यूज करना है कि जो चीजें नहीं आती उसको कैसे करना है। यही अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है, क्योंकि सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते। मैं खुद क्लासेस में गलती करता हूं, है ना, मुझसे भी तो गलतियां होती हैं। बहुत सारे कंसेप्ट्स मुझे भी नहीं आते, तो सब कुछ थोड़ी पढ़ सकते हैं भैया। सारा कुछ थोड़ी माइंड में रहेगा हमारे। हम इतने बड़े, हो सकता है आइंस्टीन के सब कुछ माइंड में रहा हो, रदरफोर्ड के सब कुछ माइंड में रहा हो, न्यूटन के सब कुछ माइंड में रहा हो, बट न्यूटन ने सब कुछ तो नहीं किया ना, बस खाली फिजिक्स में ही तो किया। तो एक स्ट्रीम होता है लोगों का। बात समझ रहे हो। जैसे मेरा एक स्ट्रीम है कि हाँ चलो मैं कुछ सब्जेक्ट अच्छे पढ़ा सकता हूँ, बट सब कुछ थोड़ी पढ़ा सकता हूँ। अब मैं, है ना, मेरी बात समझने का प्रयास करो। तो आप भी सब कुछ नहीं पढ़ सकते, तो जो पढ़ा है ना उसी को इसमें इंप्लीमेंट कर दो, बट ऐसे इंप्लीमेंट करो कि एग्जामिनर को पता ही ना चले कि बच्चा क्या बोल रहा है। मतलब उसको घुमा दो, एग्जामिनर को ही घुमा दो, वो खुद घूम जाएगा तो वो उसको गलत करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है भाई। तो ये इस तरह से चीज़ों को मैनेज करना सीखो कि जब आपके मुट्ठी में खाली 2-3 पॉइंट्स हों तो किसी भी क्वेश्चन को उसी पॉइंट से डील कैसे करना है। बात समझो, जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन हमारा एक ही तो है, बट देखो कैसे कैसे चीज़ों को डील करता है अलग अलग तरह से। ऐसे करना है। तो इसमें कुछ नहीं, खाली अधिगम लिख डालो। बात समझ में आ गई। अब इसको पढ़ने फंसोगे तब तो टाइम चला जाएगा। अध्यापक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? देखो, अध्यापक शिक्षा का मतलब यह है कि अध्यापक के शिक्षण प्रवृत्ति में सुधार करना। यह क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको और क्लियर करके लिखना चाहिए था। तो अध्यापक के शिक्षण प्रवृत्ति में मतलब टीचर जब पढ़ा रहा हो तो और प्रभावी रूप से बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, ये चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। ये आप खुद से भी लिख सकते हो बुलेट पॉइंट बना बना के। मेरी बात याद रखना, पेपर में जब भी प्रश्नों के उत्तर देना मेरे प्यारे बच्चों, कंसाइज रखना, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना मत भूलना, और भूमिका इतनी बढ़िया लिखना, एकदम मोटिवेटेड भूमिका होनी चाहिए। याद रखना, एग्जामिनर के रोबे खड़े हो जाएं, जोश आ जाए उसको, और पक्का मान लो अगर जोश आ गया तो नंबर देगा। और हमेशा बुलेट पॉइंट में जाना है, ज़्यादा डिटेल करना नहीं है। एक बुलेट पॉइंट लिखा, थोड़ा सा उसके बारे में, दूसरा बुलेट पॉइंट लिखा, थोड़ा सा उसके बारे में, तीसरा बुलेट पॉइंट लिखा, थोड़ा सा उसके बारे में, ऐसे चौथा, ऐसे मतलब एकदम कंसाइज रखना है। जैसे अब आप पूछोगे सर एक लिख के बता दो, जैसे मान लो कि आप शिक्षा को एक्सप्लेन कर रहे हो। अब आपने पहले भूमिका लिख दी शिक्षा की, उसके बाद यहाँ पर आ गए मेन बॉडी में। अब मेन बॉडी में आप लिखा शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसके नीचे ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि निरंतर क्यों चलने वाली प्रक्रिया है। 2 लाइन, बस 2 लाइन, एक बुलेट पॉइंट हो गया। दूसरा बुलेट पॉइंट यहाँ डाला, शिक्षा जो है व्यापक रूप से परिभाषित की जा सकती है। उसके बाद 2 लाइन यहाँ पे ऐसे लिख दिया। फिर तीसरा बुलेट पॉइंट डाला। अब आप समझ में आ गया। लास्ट में हम आए, निष्कर्ष ऐसे लिख दिए, 3-4 लाइन का निष्कर्ष लिख दिए। कंसाइज उत्तर हो गया। बस ज़्यादा रामायण लिखने की जरूरत ही नहीं है।
बात समझ रहे हो। और ना ही एग्जामिनर चेक करेगा, क्योंकि उसको उतना टाइम नहीं, वो बुलेट पॉइंट देख के खुश हो जाएगा, बच्चे ने तो यार एकदम काम आसान कर दिया मेरा, इसको मैं नंबर दूंगा, खुश हो जाएगा तो ही नंबर देगा, और उसको ये अधिकार है, वो चाहे जो दे, उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता। उसके बाद राष्ट्रीय जीवन के लिए शिक्षा के कार्यों की विवेचना कीजिए, तो ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय जीवन के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है, आपको पढ़ाया गया है, और अच्छा निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए। अब तो मैं, बट ये एग्जामिनर आपसे नहीं पूछता, ये ऐसा लिख देगा तब तो बच्चे खुद निष्कर्ष लिख के ही आएंगे। वो चाहता है कि हम ना बोले तब भी बच्चा चीजों को कंक्लूड करना सीखे अपने जीवन में, यानी उसने क्या खोया क्या पाया, कम से कम एक बैठ के विचार तो करे। अगर जीवन में आप खुद के निष्कर्ष पर विचार नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, मुझे बताइए। लोकतांत्रिक जीवन के लिए शिक्षा के उद्देश्यों और कर्तव्यों का विश्लेषण कीजिए, ये मैंने कई बार आपको क्वेश्चन भी दिया है व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह लगा लगा के, तो ये भी आप लिखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन पक्का बता रहा हूँ, इसमें से 7-8 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ये क्वेश्चन तो एकदम लिख के ले लो भैया, कुछ ना कुछ इसमें से आएगा आधुनिकीकरण और शिक्षा से। शिक्षा और आधुनिकीकरण को परिभाषा, आप शिक्षा क्या है इसको परिभाषित कर दो पहले, फिर आधुनिकीकरण क्या है इसको। आप देखो ये नहीं है कि क्वेश्चन चाहे जैसा है बस आप भूमिका लिखते जा रहे हो, मेन बॉडी निष्कर्ष, मॉडल ये होना चाहिए, बट जो जो पूछा है वो चीज़ें आपके इसमें आनी चाहिए आंसर्स में। जैसे भूमिका आपने लिख दिया, अब आपके मेन बॉडी में शिक्षा भी आना चाहिए और आधुनिकीकरण भी आना चाहिए, फिर लास्ट में दोनों का मिला के निष्कर्ष आना चाहिए। ये आपको अपनी इंटेलिजेंसी यूज करनी, एकदम लकीर के फकीर नहीं बनना। शिक्षा और आधुनिकीकरण को परिभाषित करते हुए यह बताएं कि शिक्षा में आधुनिकीकरण का क्या महत्व है, मतलब आधुनिकीकरण क्यों जरूरी है भाई एजुकेशन में। तो भैया जरूरी क्यों नहीं है, अभी देखो मैं MS वर्ड पे आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर ये फोन नहीं होता, लैपटॉप नहीं होता, यूट्यूब नहीं होता, तो आप आज बीएड का एग्जाम आसानी से दे पाते। जितने कम समय में आपकी इतनी अच्छी प्रभावी तैयारी हो रही है, या बच्चे खुश हैं तैयारी से, इनफैक्ट हमारे बच्चे तो खुश हैं प्रिपरेशन के से, सर हमने खूब मेहनत कर ली है। तो ये पॉसिबल नहीं था ना, विदाउट टेक्नोलॉजी कैसे पॉसिबल था। आपको बुक नहीं मिल पाती, आपको कुछ नहीं मिल पाता। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के बीच, अब ये जो 3 सिद्धांत हैं जॉन डुई के, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के बीच, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये चाहे ऐसे पूछ लिया जाए या घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, बट ये क्वेश्चन आएगा। संबंध की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार करें और एक संक्षिप्त व्याख्यान प्रस्तुत करें। संक्षिप्त मतलब वही 300 वर्ड वाली कहानी नहीं, एकदम कंसाइज वे में बताएं कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के बीच में जो संबंध है उसकी आवश्यकता है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है, मतलब ये तीनों एक दूसरे से क्यों जुड़े होने चाहिए। मान लो हम पाठ्यक्रम को काट दें तो क्या प्रभाव पड़ जाएगा, शिक्षक को हटा दें तो क्या प्रभाव पड़ जाएगा। ये आपको एक्सप्लेन करना है कि शिक्षक क्यों जरूरी है शिक्षार्थी के लिए, या शिक्षार्थी क्यों जरूरी है शिक्षक के लिए, या पाठ्यक्रम दोनों के लिए क्यों जरूरी है। अब भैया जब बच्चा ही नहीं होगा तो टीचर कितने भी पैदा कर दो तो पढ़ने वाला ही नहीं है, तो क्या फायदा। और पढ़ाने, और मान लो बच्चे बहुत हैं टीचर ही नहीं है तो भी दिक्कत है। पाठ्यक्रम ही कोई नहीं बना है, टीचर आया है बैठ के समोसा खा रहा है, कोई पाठ्यक्रम ही नहीं है, कोई करिकुलम नहीं है, कुछ पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं, मतलब कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग है ही नहीं है। तो ये है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है इसको गंभीरता से विचार करें इस पे, क्योंकि इसी पे हमारा देश का भविष्य निर्भर है। ये शिक्षक और शिक्षार्थी ही तो देश का नींव है भाई। ये शिक्षक नींव डालते हैं, शिक्षार्थी उसको आगे बढ़ाते हैं, फिर एक बिल्डिंग तैयार होती है। अब इस बिल्डिंग में अगर कीड़ा लग जाएगा तो ये इतना पार्ट तो सड़ जाएगा ना। तो ये चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है मेरे प्यारे दोस्तों। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, व्हाट्सएप में दे दूंगा। इतने क्वेश्चन तैयार करके जाना है, यकीन मानिए इतने में से 7-8 क्वेश्चन नहीं फंसा दिए तो मुझे बताना, एग्जाम देकर आना और एग्जाम रॉक करके आना, कोई कमी मत छोड़ना। अभी भी हमारे पास टाइम है, रिवीजन का शेड्यूल दे दूंगा आपको। इसी के साथ प्रगति पथ से बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने मित्रों के बीच में प्रगति पथ का प्यार बढ़ाइए, प्रमोट करिए, उनको बताइए कि हम कितनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं। जय हिंदी, जय हिंद, जय भारत, जय गोरखपुर।